नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 6 अगस्त 2023 और आपके सवाल मेरे जवाब का 228 एपिसोड यानी कि 228वां एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हूं। देखिए, वीडियो लेट से मिल रहा है, थोड़ा पर्सनल रीज़न था, थोड़ा पारिवारिक रीज़न था, इसके वजह से मैं लेट से दे पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पर दे रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं सक्षम हो पाया आपको देने के लिए आपके सवाल मेरे जवाब का ये सीरीज़। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे, तो चलिए एक एक करके जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल किनका है और क्या मेरा व्यू है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। स्टॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन में इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके सवाल मेरे जवाब का 228 एपिसोड, और देखते हैं सबसे पहला सवाल किसका है। आप आर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स की प्राप्ति के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो आया है, मैं यहाँ पे सुमित वर्मा जी कानपुर से लिख रहे हैं। सुमित वर्मा जी कानपुर से इनका एक सवाल है। चलिए उनका सवाल को जल्दी से देख लेते हैं। सुमित वर्मा जी का यहाँ पर सबसे पहले वो फीडबैक दे रहे हैं। क्या फीडबैक दे रहे हैं कि सर, आपको फॉलो करते हुए 4 मंथ हो गए हैं मुझे, और आप जो टेलीग्राम पर कॉल पुट देते हो उसमें से मैंने अभी तक 120 में से 130 ट्रेड लिए हैं होंगे, और केवल 2 बार आपका दिया हुआ स्टॉप लॉस लगा। सर, मैं जानना चाहता हूं कि इतना सटीक एनालिसिस आप कैसे करते हैं। इन्होंने फीडबैक दिया है और जानकारी भी मांगा है। सवाल भी है इनका, इनके सवाल पर आगे बढ़ेंगे। पहले इनका फीडबैक का मैं इनको आंसर कर दूं कि सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फॉलो करते हैं और उस पर ट्रेड भी ले रहे हैं और प्रॉफिट भी बना रहे हैं। बहुत कम लोग थैंक यू बोलते हैं, आप थैंक यू बोल रहे हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। कैसे सटीक एनालिसिस करता हूँ, ये सवाल है आपका। सटीक एनालिसिस, देखिए आंसर ऐसे मैंने आपको कर दिया था, लिख दिया था आपके क्वेश्चन के नीचे में, लेकिन फिर भी बता दूं कि प्रॉपर आपको एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि आज देखिए, मैं आज एक बार भी नहीं बैठ पाया सिस्टम पर चार्ट पर देखने के लिए। मेरे अंदर ना एक बेचैनी भर गया, नहीं देख पाया सुबह से एक बार भी, तो बेचैनी भर गया। वो बेचैनी आपके अंदर आना चाहिए। अगर आप चार्ट नहीं देख पा रहे, सिस्टम पे नहीं देख पा रहे, आप चार्ट के साथ समय नहीं बिता पा रहे, तो ऑटोमेटिक बेचैनी आ जाना चाहिए आपके अंदर में। लगना चाहिए कि नहीं, मैंने आज कुछ खो दिया। तो वो अगर डिवोटी, जिसको कहते हैं ना भक्त बन जाना, चार्ट का भक्त बन जाइए। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो लोग लॉर्ड शिव की भक्त करते हैं, भक्त इसका शिव जी का चले जाते हैं कांवर लेके देवघर, कुछ हरिद्वार वगैरह। आपको इसी तरह चार्ट का भक्त बन जाना है और इस पर रोज़ जल चढ़ाना है। जल चढ़ाना मतलब रोज़ एनालिसिस करना है। अगर ये आप करने लगते हैं ना, तो ये क्या है, ये भगवान है। चार्ट क्या है, भगवान है। वो आपको प्रसाद देता है, आपकी एनालिसिस को बिल्कुल दुरुस्त कर देता है और प्रॉपर बता देता है कि भक्त बेटा यहाँ पे लेना है, यहाँ पे बेचना है। तो अगर आपकी स्टडी प्रॉपर कंप्लीट होगी सुमित जी, तो आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो हुआ इनके फीडबैक का। दूसरा है, ये लिख रहे हैं, चार्ट पर हम लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या वीकली बेसिस पर देता है या मंथली बेसिस पर देता है या उससे पहले के टाइम पर देता है। कहने का मतलब मेरा यह है, ये लिख रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज फ्राइडे को नया सेशन शुरू हुआ, ठीक है, और हम सेशन शुरू होने के 3 दिन या 4 दिन बाद एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। तो अब जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे वो इसी एक्सपायरी का मार्क करेंगे या वो जो एक्सपायरी बीत चुकी है उसका या उसके पहले पर भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट एक बार 45,155 पर आकर बाउंस बैक कर गया, कुछ टाइम बाद मार्केट फिर से 45,155 पर आता है, तो कि इसकी क्या संभावना है कि वापस वो इस लेवल से बाउंस बैक करेगा। 45,155 पर हम कॉल की पोजीशन चार्ट में क्या देखकर बनाएं, मतलब कि उस लेवल पर हम कोई कैंडल देखें या प्राइस को उस लेवल पर टाइम बिताकर ब्रेकआउट करने दें। ये सारे क्वेश्चन है। देखिए, लिख रहे हैं कि कौन सा मार्क करना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान है। जो 3 से 4 दिनों का, ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 दिनों का जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस है वो आपके लिए काम करेगा। याद रखिए, 3 से 4 दिन। जैसे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं निफ्टी के लगाता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। और 3 से 4 दिन का अगर आप गुरुवार को ट्रेड करते हैं या बुधवार को ट्रेड करते, पहली बात तो जान लीजिए कि ऑप्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम के साथ भी बदलता है, क्योंकि टाइम जब डिके होने लग जाएगा, ख़त्म होने तो प्रीमियम अपने आप ख़त्म हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया यही है।
आप रीज़न बोलेंगे क्यों? क्योंकि आप देखिए इस एरिया पर ये कितना बार कंसोलिडेट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एरिया पर ये कितना बार कंसोलिडेट कर रहा है, कितना बार कंसोलिडेट करके ये ऊपर गया और वापस उसी जगह पर आके ये फिर बाउंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये एरिया अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, बड़ा सपोर्ट एरिया ये। इसके नीचे जब तक इस प्राइस के नीचे जब तक इस सपोर्ट एरिया को ये नहीं तोड़ेगा तब तक मैं सेल साइड में नहीं बैठूंगा। थोड़ा वीकली बेसिस पे 19,300 आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से ये बाउंस कर रहा है, तो इसके मतलब है कि ये अभी हमारा सबसे बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा और सबसे बड़ा सपोर्ट भी यही है। तो जो बड़ा सपोर्ट होगा वहाँ पर नज़दीक में वो आपके लिए मार्क करने के लिए जगह होगा। दूसरा रजिस्टेंस भी सेम 1 से 2 दिन, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, अगर सेम जगह से वो रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, जैसे आप देखिए इसी रेड कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे इस रेड कैंडल का तो आप पाएंगे कि भाई इसका हाई है 19,537 रुपया 65 पैसा। आप राउंड नंबर पकड़ेंगे 19,540 का, यही पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल का हाई देखिए, तो ग्रीन कैंडल का हाई क्या बता रहा है 19,538 रुपया 85 पैसा। तो अब 19,538 रुपया 85 पैसा इसका और 19,537 था उसका, तो राउंड नंबर दोनों मिला के क्या हुआ 19,540 हुआ। तो दो यहाँ पे आपको मिल गया ना, 1 से 2 दिनों का सेम प्राइस मिल गया, सेम लेवल मिल गया। तो जो सेम लेवल आएगा 1 से 2 दिनों तक सेम जगह से जहाँ से वो रिजेक्ट कर रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसलिए आप अगर ध्यान देखेंगे ध्यान से तो मैंने एक लाइन भी उसी के ऊपर लगा रखा है, देखिए ये लाइन लगा रखा है ना, यही है। इसके ऊपर जैसे निकलेगा आपको एक तेजी बनेगा देखने को जो कि फिर ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो आपको जो उस वक्त का नियर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में 3 से 4 दिनों के का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उसको आप मार्क करके चलें। इसी तरह आवरली चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट के हिसाब से फिर वो बदल जाएगा, उस वक्त का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो काम करेगा। फिर 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो उस वक्त जो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा वो, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो काम करेगा। तो चार्ट बदलेगा, टाइम फ्रेम बदलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बदलता चला जाएगा और आपका व्यू भी बदलता चला जाएगा। अगर आप लंबा समय देखना चाह रहे हैं, लंबा दूर तक देखना चाह रहे हैं तो डेली और वीकली चार्ट को फॉलो करें। इंट्राडे देखना चाह रहे हैं तो 15 मिनट आवरली चार्ट को फॉलो करके चल सकते हैं। सुमित जी इस बात का ध्यान रखें, तो इस हिसाब से आप चार्ट को एनालाइज करिए। तो ये सुमित वर्मा जी कानपुर से इनका सवाल था, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सवाल भेजा सुमित जी, और फॉलो भी करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है लक्ष्मीकांत जी हैदराबाद से लिख रहे हैं, नीड योर व्यू ऑन अपोलो टायर्स, आई एम इन पीई एसएल position at 430 levels in the huge quantity on the 4th August. टायर कंपनीज हैव मेड 1 year हाई। ये लिख रहे हैं कि मैंने अपोलो टायर का पुट ऑप्शन लिया हुआ है, स्टॉप लॉस जो है वो 430 के आसपास का मैंने रखा है कैश में, और ये ह्यूज क्वांटिटी पुट का लेके बैठे हैं, तो क्या व्यू होगा? क्योंकि टायर कंपनियों ने 1 साल का लगभग सब अपने हाई पे चल रहा है। ओके, नीड योर टेक्निकल व्यूज ऑन अपोलो टायर, कैन आई होल्ड ए सेलिंग प्रेशर विल ट्रिगर और इट मे मूव मोर, crude oil is all time high as it was bad news for tire industry, still these are going up. Okay, देखिए अगेन आपने टाटा कंज्यूमर पे भी सेम ह्यूज क्वांटिटी पुट लिया हुआ था, याद है? क्योंकि मुझे तो याद है भाई, है ना, आपके सवाल टाटा कंज्यूमर पे भी था जहाँ पे आपने ह्यूज क्वांटिटी में पुट ले रखा था। तो ये था आपका उसमें जो मैंने बताया था एग्जैक्ट आपने देखा होगा कि वही हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपने पुट ले रखा है, कहीं इस सोच से तो नहीं ले रखा है कि ये इतना ऊपर चला गया तो अब कितना जाएगा, नहीं, ऐसा इस सोच से कभी लेके नहीं चलना। मैं आपको इसके जो आपने 430 का स्टॉप लॉस रखा है ना, वो आपने गलत रखा है। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 440 का आपको स्टॉप लॉस लगाना, याद रखिए। 440 का अगर एसएल कटता है तो आपको निकलना होगा। इन केस 425 से 420 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाए तब आप होल्ड कर लीजिए अपना पुट ऑप्शन को, आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि फिर जहाँ पे ये रुकेगा आके वो 415 के आसपास में रुकेगा, इस मल्टीपल एरिया के आसपास में वो रुकेगा, लेकिन उसके लिए उसको 425 से 420 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत जी इस बात का ध्यान रखें। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। और सलीम जी भिवंडी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, मेरा सवाल है क्या MACD के हिस्टोग्राम से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? ओनली हिस्टोग्राम, योर बॉक्स टाइप ट्रेडिंग इज़ वेरी गुड। तो आपने बॉक्स टाइप ट्रेडिंग बैंक निफ्टी यूज़ किया तो उसी को आप दूसरे चीज़ों पे भी यूज़ करें, आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप उसको ट्रेड करते हैं। अब क्या हिस्टोग्राम, देखिए
कोई भी इंडिकेटर, हर इंडिकेटर अच्छा काम करता है तब जब मार्केट वन वे डायरेक्शन में हो, चाहे अप साइड में जाए चाहे डाउन साइड में जाए। आप किसी एक साइड में अगर मार्केट रहता है तो आप बहुत अच्छा आप उस पर काम कर सकते हैं। ये जो नीचे वॉल्यूम के जैसा लाइन आया है MACD प्लॉट करने के बाद, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम स्ट्रेंथ दिखाता है, बशर्ते MACD, आप MACD भी उसको अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव दिख रहा है और लेकिन यहाँ पे फिर वो साइडवेज हो गया, साइडवेज से फिर डाउन साइड में आ गया, यहाँ से ये निगेटिव दिख रहा है लेकिन इस एरिया पे ये साइडवेज दिख रहा है, तो ये तो निगेटिव दिखाएगा कि डाउन साइड में, लेकिन आपको MACD को भी फॉलो करना चाहिए। MACD प्लस इसका हिस्टोग्राम, ये दोनों अगर वन साइडेड मूव कर जाए अच्छे तरीके से तब आपको, और इसके साथ साथ MACD के साथ आप और एक इंडिकेटर मिक्स कर सकते हैं, RSI। इस इंडिकेटर को ज़रूर, MACD को कभी भी अकेला यूज़ मत करिए, MACD को हमेशा RSI के यूज़ करिए, या कोई MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है जैसा कि आपको पता है, तो आप लीडिंग इंडिकेटर के साथ एक EMA कोई भी फॉलो करें जो कि लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर दोनों को मिक्स करके अगर आप यूज़ करते हैं सही तरीक़ों से तो आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। हर इंडिकेटर एक वन वे डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव करता है, अगर मार्केट अप साइड हो या डाउन साइड हो। जब मार्केट साइडवेज होगा तो सारे इंडिकेटर आपको पागल बना देंगे, तो साइडवेज मार्केट में थोड़ा अवॉइड करके जरूर चलें, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। अगला सवाल है सलीम जी के बाद अशोक सोलंकी जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, सर मेरे पास हार्लिन ग्लास के 150 क्वांटिटी हैं 85 रुपये 75 पैसे के प्राइस पर। एक मिनट दोस्तों, तो अशोक सोलंकी जी ने हार्लिन ग्लास को लिया है 85 रुपये 75 पैसे के प्राइस पे, 250 क्वांटिटी प्राइस पर है। IRFC का 250 क्वांटिटी लिया 38 रुपये 35 पैसे के भाव पे, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया था। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अशोक सोलंकी जी ने लिया है हार्लिन ग्लास। हार्लिन में एक बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है, ये मेरा आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो में भी दिया हुआ स्टॉक था, कई बार मैंने पोजिशनल कॉल्स भी इस पर दिए हुए हैं, तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो लोगों के बने। हाई 103 रुपये का हार्लिन ने लगाया, हालांकि क्लोजिंग 95 पे किया लेकिन हाई 103 पे लगाया, तो बिल्कुल अभी आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आप बिल्कुल 85 का लगा लीजिए सोलंकी जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 85 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड करिए, ये आपका SL है। और दोबारा से ये 105 से 110 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार ज़रूर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना है। IRFC को 35 रुपये के आसपास में आपने लिया है, तो चलते हैं IRFC की तरफ में 35 रुपये के भाव पे, और ये भी 45 रुपये। देखिए स्टॉप लॉस आपका 38 रुपीज़ का लगाना होगा। एक बार अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म चूँकि आपका व्यू है। या फिर 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने और होल्ड करिए। अगर ये 41 के नीचे निकलता है फिर तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, अदरवाइज 45 के ऊपर 47 के ऊपर सॉरी अगर दोबारा निकलता है तो 50 तक के टारगेट आपको IRFC में देखने को मिलेगा। तो अशोक सोलंकी जी पुणे महाराष्ट्र से सवाल था। अगला सवाल है रंजन कुमार जायसवाल जी मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, योर वीडियोज़ आर टू हेल्पफुल, thanks a lot for your ideas. I start trading in options from last 20 days and continue in profit when trading Nifty, but when touch bank Nifty I lost my all gain at once. What should I do? आपका पहला सवाल, दो सवाल है एक्चुअली, दूसरा सवाल क्या है? I purchased UPL in rupees 610 and also invested in Wipro 440 from long time. Is it good stock for SIP based investment? तो सबसे पहले सेकंड स्टॉक का सेकंड सवाल का आंसर कर देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आप इन्फोसिस है ना, UPL है ना, UPL आपने 610 पे लिया है और विप्रो आपने 440 पे लिया है। देखिए दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छा है। देखिए फर्टिलाइज़र में यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का कोई तोड़ नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, 610 पे लिया है, थोड़ा गिरावट होगा, कोई टेंशन नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप बिल्कुल इसमें बने रहें, होल्ड करके चलें। 575 का एक स्टॉप लॉस चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि 615 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको ज़बरदस्त मूवमेंट UPL में दिखेगा। विप्रो ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा स्टॉक रहा है विप्रो, डीप पर मिले तो और अच्छी बात है। 440 पे लिया, 408 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके चलिए, ब्रेकआउट मिलेगा, ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिलेगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। SIP बेस पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा
अब सवाल पर आता हूँ, पहला वाला कि जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में तो आपको प्रॉफिट होता है कंटिन्यू, जब बैंक निफ्टी टच करते हैं तो लॉस हो जाता है, तो क्यों टच करते हैं? सवाल ये है मेरा आपसे, सर आपको एडवेंचर क्यों करना है? जब निफ्टी में पैसे बन रहे हैं मान लेते हैं, तो जाके अब बैंक निफ्टी में आपको लॉस हो रहा है, तो सर अभी आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब इसका मूवमेंट, बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे सही से, आप निफ्टी को ऑब्जर्व कर पा रहे बढ़िया सर, यहाँ पैसे आपके बन रहे हैं, तो सर जहाँ पे ईजी पैसे बन रहे वहाँ पे बने रहिए ना, लेकिन आप बैंक निफ्टी को छोड़िए मत, आप बैंक निफ्टी में एक आध लॉट से अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, उसको सीखिए, उसको समझिए, ऑब्जर्व करने का कोशिश करिए। मान लेते हैं 15 का लॉट होता है बैंक निफ्टी में, अगर आप 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो 750 रुपये जाएंगे, एक दिन के 750 रुपये मान के चलते हैं, लेकिन उसमें आपको कितना सीखने को मिलेगा ये आपको समझना है। तो आप एक आध लॉट से प्रैक्टिस करिए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आपको कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें आराम से ट्रेड करिए, पहले आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए बैंक निफ्टी को अच्छे तरीके से, जब उसमें आपको आने लग जाए पैसे देन आप निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी शिफ्ट हो जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ऑब्जर्वेशन की दिक्कत है। यशवंत राव जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, हाई ऑन विच बेसिस निफ्टी ओपन एंड चेंजेस आफ्टर क्लोजिंग एंड आफ्टर वीकेंड, इज दिस ऑन ग्लोबल मार्केट एंड विच ग्लोबल मार्केट इट फॉलोज। कह रहे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस बेसिस पर जो चेंज होता है अगले दिन, किस तरह से ये ओपन होता है? सर ये पूरा ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करता है सर, इसमें आपका हमारा कोई दोष नहीं होता है। जितना ग्लोबल मार्केट में फ्लैक्चुएशन रहेगा, ग्लोबल मार्केट निगेटिव रहेगा, तो आपको यहाँ भी निगेटिव आपको प्री ओपन में सौदे होते हुए दिखेंगे, और उसी बेस पे फिर नॉर्मल मार्केट ओपन होगा। इसी तरह आपको SGX निफ्टी जो कि अब गिफ्ट निफ्टी बन गया है, आप गिफ्ट निफ्टी को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो रहा है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव, यानी हमारा मार्केट भी पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अदर मार्केट को फॉलो करता है, बाहरी मार्केट को। सवाल है कौन से मार्केट को? तो एक्चुअली सारे लोग US मार्केट को ही फॉलो करते हैं सर, US के मार्केट को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये अभी तक का लीडर यही है और सारे डिसीजन यहीं पर से डिसाइड होते हैं। फेड हो गया, फलाना डिमकाना हो गया, सारी कंपनियां हो गई, यहीं से डिसाइड होता है US मार्केट को। डाउ जोन्स जिसको आप लोग बोलते होंगे, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये वहाँ का इंडेक्सेस है, डाउ जोन्स नैस्डैक, तो वहाँ जैसा मार्केट होगा इसके हिसाब से यहाँ भी होता है। कभी कभी अपोजिट भी हो जाता है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में होता है, लेकिन आपको अक्सर वही चीज़ें देखने होगा। तो डाउ को फॉलो करता है, US मार्केट को फॉलो करता है गिफ्ट निफ्टी, और उसको फॉलो करता है हमारा नॉर्मल मार्केट। ठीक है यशवंत जी। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सतीश जी अगला सवाल लिख रहे हैं कि हाल्दिन ग्लास का मैंने आपका वीडियो देखकर 83 पर लिया है, अब इसमें 2 ईयर तक होल्ड करना है। बिल्कुल बने रहिए हाल्दिन ग्लास पे सर, कोई टेंशन नहीं है। हाल्दिन ग्लास ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। अगर आप हाल्दिन ग्लास का चार्ट देखें तो चलिए, मैं अगर आपने मेरा वीडियो देख के लिया तो मैंने उसमें आपको समझाया भी होगा कि क्यों आपको लेना है, क्यों नहीं लेना है, हर चीज़। तो देखिए ये हाल्दिन ग्लास का ईयरली का चार्ट है, आप ईयरली में साफ देख पा रहे हैं ना कि इससे बड़ा प्राइस ही फिर कभी नहीं आता, यानी कि सारे ईयर के चार्ट को ब्रेकआउट कर चुका है हाल्दिन ग्लास। तो आने वाले समय में हाल्दिन ग्लास और भी बेहतर मूव करके चलेगा, ऐसा उम्मीद है। थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसका व्यू बहुत अच्छा है। 200-225 के आसपास जा सकता है अगले कुछ सालों में, लेकिन ऐसा नहीं कि अब मारपीट हो जाए, युद्ध हो जाए तब भी जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर नॉर्मली चलता रहा तो मेरा टारगेट 200 तक का है, वहाँ तक आ जाना चाहिए हाल्दिन ग्लास को। कंपनी फंडामेंटल अच्छा है सर, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी का रांची से, और ये लिख रहे हैं कि मन्नपुरम को बाय किया। एक्चुअली इन्होंने ना एक ही चीज़ को 3 बार लिखा, 3 सवाल में, एक सवाल में ही लिख सकते थे। जैसे सर आपने कैसे लिखा, मन्नपुरम को बाय किया है स्विंग के लिए 135 पर, SL क्या होगा, टारगेट क्या होगा बता दीजिए। फिर आपने लिखा है कि RBI को बाय करना है स्विंग के लिए किस प्राइस पर करूं। उसी तरह फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा है डिक्सन टेक और स्वान एनर्जी और हिंदुस्तान फीड को बाय करना है किस प्राइस पे करूं। तो सर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि RBA, डिक्सन टेक, स्वान एनर्जी एंड हिंदुस्तान फूड्स को किस प्राइस पर बाय करना है ना। आप एक ही बार में लिख देते तो कोई टेंशन थोड़ी था। खैर आपने अलग अलग भी लिखा तो कोई बात नहीं। देखिए मन्नपुरम में एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए। ब्रेकआउट तो आया था मन्नपुरम में इधर हाल ही, फिर से मन्नपुरम में क्या है कि इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। ठीक है, आपने पहले से 135 पे लिया तो उसी के आसपास चला, स्टॉप लॉस 125 का बनता है, उसके नीचे आने पर खराब हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। दूसरा है कि RBA यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग
बर्गर किंग को बाय करना सर कर सकते हैं, 122 23 24 इसके ऊपर निकले तो आप ले सकते हैं 130 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस फिर आपको 108 के नीचे लगा के चलना होगा, उसके नीचे जाने पे ख़राब हो जाएगा बर्गर किंग यानी कि आरबीए। दूसरा है आपने डिक्सन टेक लिया। डिक्सन टेक में अभी खबर ये है कि कंप्यूटर मोबाइल पार्ट्स वगैरह जो है इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है भारत सरकार ने, तो अब यहीं पे बनाना होगा, यहीं पे सब करना होगा। इसके वजह से इसमें मूवमेंट है सर, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है, तो आपको लेना होगा तो 4825 के ऊपर लीजिएगा, पहले मत लीजिएगा, 4825 के ऊपर लीजिए या 4000 के आसपास आता है तब आप डिक्सन टेक को लेके चल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आप लेना चाहते हैं स्वान एनर्जी, इसमें तो टारगेट भी आ गया हम लोगों के स्वान एनर्जी में, फिर भी चलिए आप लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं, अभी भी ठीक है। अगर 232 33 34 के आसपास अगर मिले स्वान एनर्जी बिल्कुल लीजिए। 250 तक में आप उसको और भी ऐड करें, यानी अभी आप करेंट पे भी ले सकते हैं, नीचे आ जाए 232 33 पास तो और ऐड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 215 रुपये का लगाइए, टारगेट 270 से 300 रुपये के आसपास का लेके आप चल सकते हैं स्वान एनर्जी में। इसके अलावा अपने पास है HNDF लेना चाहते हैं, इनके हिंदुस्तान फूड्स को लेना चाहते हैं तो देखिए हिंदुस्तान फूड अच्छा स्टॉक है सर, इसको तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए हिंदुस्तान फूड। इसमें मैं स्विंग ट्विंग के लिए बात नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म रखिए। 585 90 के ऊपर 620 का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिलेगा। स्टॉप लॉस 535 से 40 का लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म भी लेके चलें तो ये आपको एक अच्छा पैसा बना के हिंदुस्तान फूड्स दे सकता है, इसका ध्यान रखें। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का अंतिम सवाल था। टोनी गुप्ता रांची से भेजा था इन्होंने, सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। थोड़ा लेट हो गया वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ पर्सनल निजी कारण था। तो अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।